welcome to Let's Simplify. In the previous lecture, we have started with type 2 of your derivative, which was based on your composite functions. If you have not yet watched that video, the link will be provided in the description and also in this card. Please watch that video first. And now, let us start with this lecture. आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था विच वाज बेस्ड ऑन योर कंपोजिट फंक्शन. आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था व्हाट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन, एंड नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question that we'll be talking about. Question number 3, which says that again differentiate with respect to x, and this is the ninth question that we'll be solving today, which says that cot of log x upon 2 minus log of cot x upon 2. So this is the question that we have to solve, and the first step, you always know that first of all what I suggest you is write down the given question and assign it a variable. So we'll assign it a variable y and we'll write it as cot of log x upon 2 minus log of again cot x upon 2, and then when I have to differentiate it, so I write here differentiating with respect to x. So what we do next is we take d by dx on either side, so d by dx on this side and then again d by dx on this side. So d by dx of what it will be? It will be d by dx of cot of log x upon 2 minus log of what it is cot x upon 2. So I have taken d by dx on either side, and then what I do is I just substitute, or I just take this dy by dx inside. So dy by dx is taken inside to the first term. जब पहले term के पास जाएगा d by dx, ये बन जाएगा d by dx of cot of log x upon 2 minus d by dx of log of cot x अपॉन 2. तो हम लोगों ने दोनों टर्म्स को डेरिवेटिव दे दिया है. अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. देखिए, व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, so the differentiation of cot of log x by 2 is not known to us, but we definitely know the derivative of cot x. Okay, the derivative of cot x is minus cosec square x. So what we can do is, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको किसी एक चीज़ को x पकड़ना होता है, चेन रूल का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो हम लोग इस log x अपॉन 2 को x पकड़ लेंगे, और अगर मैंने इस log x अपॉन 2 को x पकड़ लिया तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पर x क्या है आपका? ये है log x अपॉन 2. तो ये लिख दिया मैंने इनटू डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ जिस चीज़ को आपने x पकड़ा हुआ है. किसे x पकड़ा है आपने? आपने x पकड़ा हुआ है log x अपॉन 2 को, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया माइनस. आगे देखिए, डेरिवेटिव ऑफ log x, सॉरी log cot x अपॉन 2 दिया हुआ है, लेकिन log x का डेरिवेटिव हमें पता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. तो यहाँ पर किसे आपको x कंसिडर करना होगा? जी हाँ, cot x अपॉन 2 को x कंसिडर करेंगे. log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x के जगह पे है हमारा cot x अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख दिया cot x अपॉन 2 हमने. नेक्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन, जिसे x कंसिडर किया है अपने अपने x किसे कंसिडर किया? देखिए, इस ब्रैकेट को आपने x कंसिडर किया था cot x अपॉन 2 को, तो यहाँ पे cot x अपॉन 2 आगे मैंने लिख दिया. अगर आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? देखिए, ये बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, ये बन जाएगा log x अपॉन 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए ये 2 यहाँ पे डिवाइडेड है, सो यहाँ पे तो 1/2 है ना, ये डिवाइडेड बाई 2, दिस कैन बी रिटन एज, देखिए ये चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज 1/2 इंटू लॉग एक्स. ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग इट हियर, 1/2 इंटू लॉग एक्स भी लिख सकते हैं इसे. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक 1/2 कॉमन, आई कैन टेक 1/2 आउटसाइड बिकॉज इट बिकम्स द कोएफिशिएंट, इट इज टेकन आउटसाइड, एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ log x. ठीक है, I can write it because it is a coefficient, it comes outside. This is 2 here, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2 upon cot x. This is quite basic for us. Then differentiation of cot by cot x upon 2, the same logic जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/2 into cot x. 1/2 अगर बाहर निकालोगे, ये आ गया 1/2 बाहर, यहाँ पे बचेगा d by dx of what? सर यहाँ पे आएगा d by dx of cot x. Fine, very much clear till this point. Now what next can be done? देखिए, I can write this as this is 2 and this is 2, this becomes 1/4. I have written here, ये minus sign as it is आ गया. Then I can have here cosec square, then this is log x, cosec square log x, and then derivative of log x. आप सभी को पता है derivative of log x होता है 1 upon x, तो ये हो जाएगा upon x से up. ठीक है, minus 2 upon cot x
और ये 2 और 2 एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1। सो आई जस्ट कैंसिल इट आउट, और यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ 1, तो 1 अपॉन कॉटेक्स। और कॉटेक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉटेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जी हाँ, तो यही डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। और ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, देखिए ये वैल्यू है dy बाई डी एक्स की। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई कितना करोगे उसके मार्क्स नहीं होते हैं। आपके बुक का आंसर और ये आंसर शायद बुक के पीछे जो आपको आंसर दिया होता है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाइड होता है, तो वो और ये मैच करने की कोशिश करोगे तो कभी कभी हो सकता है कि आंसर आपका मैच ना हो, बिकॉज क्वेश्चन आपका पीछे जो दिया होता है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड होता है। तो आप इसे अगर और सिंप्लीफाई करना चाहोगे, साइन और कॉस में अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। या फिर इसे आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का मार्क्स नहीं, डिफरेंशिएशन सही से किया होगा तो उसके मार्क्स मिलेंगे। दिस विल बी योर फाइनल आंसर इन दिस केस। आई होप कि यहाँ तक सभी सभी को समझ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question that we are starting with, question number 3 again, and 14th question this time. So you can see this is the question that we are supposed to solve. I'll write the question and assign it a variable. Let y is equals to log of square root and then 1 plus cos 5x upon 2 upon 1 minus cos 5x upon 2. So this is the question that we are supposed to solve now. Now always remember, whenever you come across such pattern where we have 1 plus cos of something upon 1 minus cos of again the same thing, okay, so if you consider this as theta and this also theta, we basically have this pattern here. Okay, I'll write it here. So we basically have this pattern 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta. Always remember, when you have such kind of pattern existing, now this theta could be anything. It can be 5x, it can be 3x, it can be 7x, but do remember always that if you have this theta here, the same thing has to be there in the denominator also, only with a minus sign. So if you have something, some pattern which looks very similar to this, always you do this, multiply and divide by conjugate of denominator. Okay, so whenever you have such pattern which exists 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta, what you are supposed to do, you are supposed to multiply and divide by conjugate. Now let us see what happens, why I am asking you to do this, why I am asking you to do the conjugate. You'll get to know, just be patient enough. Let's apply the conjugate of your denominator as I have instructed you, because we can see such pattern. So let's do it. I have this 1 plus cos 5x upon 2 the whole divided by 1 minus cos of 5x upon 2. I'll multiply it. So let us multiply it by the conjugate of your denominator. Once you can see that the conjugate of your denominator, which is 1 minus cos 5x upon 2, will definitely be 1 plus cos 5x upon 2 divided by the same thing to be divided, 1 plus cos 5x upon 2. So I have multiplied and I have divided by the same number. देखिए, अब तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया, हम लोग सिर्फ गिवन क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज व्हाई आई एम सिंप्लीफाइंग दिस, बिकॉज इट इज वेरी बिग, यू कैन सी दिस इज quite huge number to differentiate. The terms are very like you can say the heavy terms to differentiate it. It's not like you can't start by your conventional method. I'm not denying it, you can start with the conventional method also, but simplifying it to a simpler level and to a simple terms would be more convenient. Let's see how. Now what I can do is, you can see I can just rewrite this entire thing as log of root of, let's see what I can do. I can see the same terms repeated here, right? You can see 1 plus cos 5x upon 2 into 1 plus cos 5x upon 2. I can just write it as 1 plus cos 5x upon 2 the whole square. Okay, you can see the same terms repeated again, so I can write the whole square of it, and then the same terms are repeated in the denominator but with opposite sign. So it is 1 minus cos 5x upon 2, 1 plus cos 5x upon 2. I guess you remember this formula, right? A square minus b square equals to a plus b into a minus b.
Okay, so this is the formula that we are going to apply now. So according to this formula, this will be 1 square minus this will be cos of 5x upon 2 the whole square. Okay, so we get something like this. What next we can do? Y equals to log, just pay attention here. You can see I can just write this again, like I can write this as square root. Okay, the numerator I'll keep it as it is, 1 plus cos 5x upon 2 the whole square, and just look at the denominator. Can I write the denominator as 1 square is only 1 only, right? So this is nothing but 1 minus cos square of this entire thing. So I can just rewrite this for your convenience as 1 minus cos 5x upon 2 the whole square. You call it like this, or you call it as cos square 5x upon 2. Both are the same thing. I've already instructed you in the previous sessions that you can just rewrite this interchangeable things, like cos square can be written as cos of something the whole square or directly cos square. So I can just, now I can write, इसे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ. I can write this as, ये ऊपर वाली चीज तो वैसे ही रहेगी जो कि है 1 plus cos 5x upon 2 the whole square, और जो नीचे की चीज है उसको ध्यान से देखिए. 1 minus cos square थीटा आप सभी को पता है, sin square थीटा plus cos square थीटा 1 होता है. तो 1 minus cos square थीटा तो डेफिनेटली क्या होगा, sin square of what, sin square of 5x upon 2. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से. और जब आप इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, देखिए लॉग हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ऊपर कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर नीचे भी कैंसिल हो जाएगा. आपके सामने बचेगा सिर्फ 1 प्लस कॉस 5x अपॉन 2 द होल अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर तो चला गया, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं होगा, साइन आएगा सिर्फ, और 5x अपॉन 2. ध्यान से देखिए क्या हुआ इस स्टेप में, ऊपर वाला स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे भी साइन स्क्वायर था तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, और आपके सामने ये बचेगा. नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई विल सिंप्लीफाई इट टू अ लोअर एक्सटेंट नाउ, और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा मैं. देखिए स्प्लिट कर दूंगा इसको, 5x अपॉन 2 जो है साइन के साथ वो दोनों को चला जाएगा, साइन ऑफ 5x अपॉन 2 यहाँ पर भी आ गया, माइनस नहीं है प्लस है, तो यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ 5x अपॉन 2 यहाँ पर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 5x अपॉन 2 यहाँ पर भी आ गया, दोनों तरफ आ गया. ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा. देखिए y इक्वल्स टू, देखिए ये आ जाएगा log, और यहाँ पे देखिए 1 अपॉन साइन क्या होता है, सभी को पता है 1 अपॉन साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर the reciprocal of sine would be cosec of 5x upon 2. You have already studied this in your lower standards. Plus this is cos upon sine. I hope that you remember cos upon sine is not tan, it is cot of 5x upon 2. देखिए आपका क्वेश्चन जो था वो देखिए कितने हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है. दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज गिवन टू अ स्क्वायर रूट ऑफ दीज मेनी क्वांटिटीज, एंड थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया आपने तो आप कितने छोटे क्वांटिटी तक पहुंच गए होगी. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, we are supposed to differentiate this quantity which is appearing in front of us. चलिए इसको differentiate करने की कोशिश करते हैं. अगर इसको differentiate करोगे आप तो देखिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर dy by dx, दोनों तरफ dy by dx लेना होता है तो यहाँ पर भी ले लेंगे dy by dx of what, log of, यहाँ पर आएगा cosec of 5x upon 2 plus cot of 5x upon 2, दोनों तरफ मैंने dy by dx ले लिया. तो चलिए इसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकलेगा. देखिए log ऑफ कोसेक ऑफ 5x अपॉन 2 तो हमें नहीं पता है, ये इतना बड़ा चीज़ है यहाँ पर log के साथ, तो ये तो डेरिवेटिव हमें नहीं पता है. लेकिन हमें log x का डेरिवेटिव जरूर पता है. ये देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x. तो ये अगर आपको लगाना होगा यहाँ पर फॉर्मूला log x इक्वल टू 1 अपॉन x, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये जो चीज़ है इसे x पकड़ना होगा. जी हाँ, इसे अगर हम लोग x कंसिडर कर लेंगे तो हम लोग इसे log x का फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि 1 अपॉन x. तो 1 अपॉन x का फॉर्मूला यहाँ पर लग गया, log x का फॉर्मूला दैट इज 1 अपॉन x, 5x अपॉन 2 यहाँ पर आ गया, प्लस कॉट ऑफ 5x अपॉन 2 भी यहाँ पर आ गया, इनटू आता है डेरिवेटिव जिसे x कंसिडर किया आपने. तो आपने x किसे कंसिडर किया, आप सभी जानते हो, इसे आपने x कंसिडर किया, दैट इज कोसेक ऑफ 5x अपॉन 2 प्लस कॉट ऑफ 5x अपॉन 2 यहाँ पर. ठीक है, so that's how you come up to this answer now. So let's go ahead now. 1 upon this becomes cosec 5x upon 2 plus cot 5x upon 2, the same answer I have written here, into differentiation. चलिए डेरिवेटिव अंदर भेज देता है, ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक 5x upon 2
प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉट 5x अपॉन 2। यहाँ तक तो बात बहुत क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा। अगर हम लोग आगे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर आएगा कोसेक 5x अपॉन 2 प्लस कॉट 5x अपॉन 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक ऑफ 5x अपॉन 2। देखिए कोसेक ऑफ 5x अपॉन 2 तो नहीं पता है, कोसेक का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा आपको रिवीजन दे रहा हूँ। तो ये देखिए कोसेक का फॉर्मूला आपके सामने है, कोसेक इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए कोसेक एक्स तो नहीं है, 5x अपॉन 2 है, तो उसे x पकड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कोसेक ऑफ 5x अपॉन एक्स, ये जो 5x अपॉन 2 है, इसको अगर आपने एक्स पकड़ लिया तो ये बनेगा कोसेक का आंसर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन जिसे एक्स कंसिडर किया। भाई एक्स किसे कंसिडर किया आपने, एक्स कंसिडर किया आपने 5x अपॉन 2 को। ठीक है, प्लस now what is next thing that we are supposed to do? Well, the next thing is differentiation of this cot of 5x upon 2 we don't know। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। cot x का डेरिवेटिव, चलिए cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ये आपके सामने माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये डेरिवेटिव आपको यूज करना है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए यहाँ पर जब आ जाओगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लगाने के लिए आपको किसी को तो एक्स पकड़ना पड़ेगा। किसको एक्स पकड़ोगे, देखिए आप एक्स कंसिडर करने वाले हो किसे, आपको एक्स कंसिडर करना पड़ेगा 5x अपॉन 2 को। सो ये बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स यानी कि 5x अपॉन 2 इंटू डिफरेंशिएशन जिसे एक्स कंसिडर किया है 5x अपॉन 2 को। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन, ये मिलेगा ये एज इट इज कोसेक ऑफ 5x अपॉन 2 प्लस कॉट ऑफ 5x अपॉन 2। और क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाइड है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट होना चाहिए वैसे, तो यहाँ पर भी एक ब्रैकेट हम लोग कंसिडर कर देते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 5x अपॉन 2 क्या होगा, 5/2 होगा, तो ये पहले लिख देता हूँ मैं। फिर ये चीज़ एज इट इज जो कि है कोसेक 5x अपॉन 2 इंटू कॉट 5x अपॉन 2 एज इट इज लिख दिया। माइनस देखिए इसका भी डेरिवेटिव 5x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5/2 होगा। अब आप इसमें तो एक्सपर्ट हो चुके हो, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 5x अपॉन 2 यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो और भी कुछ चीज़ें आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। जैसे कि देखिए मैं कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ, इस सम को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 5/2 बाहर आ गया, कोसेक 5x अपॉन 2 भी बाहर आ गया। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से अगर कोसेक 5x अपॉन 2 और माइनस 5/2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कॉट 5x अपॉन 2। यहाँ से भी अगर वो कॉमन निकल जाएगा तो अंदर प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस था वो बाहर आ गया, 5/2 बाहर आ गया, एक कोसेक बाहर आया, एक कोसेक अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक 5x अपॉन 2 एंड यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है आपको, देखिए होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर है कोसेक 5x अपॉन 2 प्लस कॉट 5x अपॉन 2। कुछ तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो आप, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जो फाइनल आंसर आपके सामने होने वाला है वो होने वाला है माइनस 5/2 इंटू कोसेक 5x अपॉन 2। किसका आंसर आ गया ये आंसर आ गया dy/dx का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ गया। देखिए हम लोगों ने जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट किया, इससे कितनी हमारी दिक्कतें आसान हो गई। देखिए यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया इस सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई आपके लिए। आप अगर इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन इट विल बी अ लॉट लेंदी एंड देन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्रिएट, बिकॉज आपको सबसे पहले चेन रूल लगाना है, उसके बाद u/v रूल लगाना है और फिर से आपको चेन रूल लगाना है। तो इतने सारे कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ लेट्स talk about this sum. This is your 17th sum that we are going to solve. As you can see, the question is related to log again, and first step that we do is we just write it as y is equal to log of the given question, that is e raised to x square into 5 minus 4x raised to 3/2 the whole upon cube root of 7 minus 6x, and the bracket is completed here. Now just pay attention towards what I'm saying now. The previous question that we have solved can also be solved by the method that I'm going to discuss now.
So before we start with this sum now, I would like to tell you about something regarding your log. There are certain properties of the log that you should remember. Since we have studied log in the lower classes, so we should be aware of the properties of the log. And if not, then I'll just discuss few of the important properties of log that we are going to apply. So the property says like if we have log m into n, अगर दो क्वांटिटीज है जो मल्टीप्लाइड है और उनके बाहर अगर कॉमन एक लॉग है तो वी कैन रीराइट इट एज log m plus log n. If you have log m upon n, it can be written as log m minus log n. If we have log m the whole to the power of n, so log m raised to n if it can be written as n log m. So ये तीन properties है जो बहुत ही ज़्यादा important है log की, जो आपको हमेशा याद रखना है. So the next thing is the common mistakes that student commit, and these are the invalid properties. These are not something that I would recommend you to use. This is incorrect according to the mathematical what you can say statements. The first is log m plus n can never be written as log m plus log n. Log m minus n can never be written as log m minus log n. And also, if you have log m the whole raised to n, it can never be written as n log m. तो ये वो मिस्टेक्स है जो आपको कभी नहीं करनी है. अगर आप इस तरह से लॉग अप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो निकलेगा वो बिल्कुल भी गलत होगा. ठीक है, तो कौन सी आपके जो डूज होंगे और जो डोंट्स होंगे वो दोनों मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए. अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस सम के तरफ. चलिए फिर लॉग की जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि लॉग में अगर आपके पास कुछ डिवीजन में होगा तो उसे क्या लिखा जाता है. मैंने अभी आपके सामने लॉग की वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी है कि आप इसे लिखोगे e raised to x square देन 5 माइनस 4x रेज टू 3/2. ये पहला टर्म हो गया. माइनस क्या आएगा, लॉग ऑफ, ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x, इस तरह से. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म, तो इस तरह से हो जाएगा. उसके बाद आपको करना होगा यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग कर सकते हैं. बताता हूँ कैसे. देखिए यहाँ पर फिर से दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में आप देख सकते हो. यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है. पहला है ये e रेज टू एक्स स्क्वायर और दूसरा है 5 माइनस 4x रेज टू होल रेज टू 3/2. जब दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होता है तो लॉग की एक बहुत ही खूबसूरत सी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या कर देगा, लॉग को ऐड कर देगा. यानी कि लॉग ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ओके, माइनस या प्लस, प्लस हो जाता है सर, तो प्लस ऑफ लॉग 5 माइनस 4x रेज टू 3/2. ठीक है, ओके. तो ये हो गया आपका पहला जो स्टेटमेंट है, उसका लॉग अप्लाई कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर पहले पार्ट में, पहले टर्म में. माइनस, अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे. ठीक है, ये जो दूसरी वाली चीज हमें जो सॉल्व करनी है, यहाँ पर क्या होगा. देखिए, कैन आई जस्ट राइट दिस एंटायर थिंग एज 7 माइनस 6x द होल रेज टू 1/3. Now why I have written here 1/3? There is a simple understanding that you should know, that if you have a square root you can write the whole raised to 1/2. If you have a cube root, similarly you can write it as whole raised to 1/3. तो मैंने बस वो लॉजिक अप्लाई किया हुआ है जो हमें बेसिक्स पता होता है, क्यूब रूट क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, उस हिसाब से. The next thing that we can do is log की जो एक प्रॉपर्टी मैंने आपसे बताई थी कि log of m raised to n can also be written as n log m. तो यहाँ पर लिख देंगे n, सॉरी n यहाँ पर हमारा क्या है, n is e raised to x square and then log e प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 3/2 log of 5 माइनस 4x हो जाएगा. यहाँ पर अगर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो 1/3 log 7 माइनस 6x हो जाएगा. ठीक है, तो ये है वो कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं आपसे बता रहा था. ये आपको वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए ऐसा सम को सिंप्लीफाई करना है. लेकिन और भी कुछ हो सकता है. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको बता रहा हूँ, वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पकड़ लो इसे या रूल समझ लो इसे. लॉग ई का वैल्यू जो है हमेशा बच्चों लॉग ई का वैल्यू 1 होता है. ओके, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट लॉग के भी बेस में ई होना चाहिए. ठीक है, सो इफ यू हैव लॉग टू द बेस ई, सो लॉग ई विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. सो आपके लिए हमेशा ये चीज याद रखनी कि अगर बेस में भी ई होगा और log ऑफ ई निकाल रहे तो log ऑफ ई का वैल्यू 1 होता है. ये आपको याद रखना है, log ई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा. तो अगर log ई का वैल्यू 1 होता है तो ये बन जाएगा e रेज टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1 बन गया, प्लस ये हो जाएगा 3/2 log ऑफ व्हाट, log ऑफ 5 माइनस 4x, ये बन जाएगा 1/3 log of 7 minus 6x. ओके, सो यू गेट समथिंग लाइक दिस. बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया हमारा सम. देखिए जो ये सम था कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, क्योंकि कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, कुछ डिवीजन में है, साथ में लॉग है. तो ये जो है ये बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया आपके लिए अभी.
तो चलिए आगे इसको और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने जो ये अभी आपको बताया हुआ है लॉग से करने का जो तरीका मैंने आपको ये बताया, ये जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि प्रीवियस सम में भी आप ट्राई करोगे तो ऐसे ही कुछ सिंप्लीफाई होगा सम और आगे आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नाउ वी कैन जस्ट राइट हियर डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So once we differentiate this with respect to x, we get dy by dx. हर जगह पे डेरिवेटिव चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3/2 log ऑफ 5 माइनस 4x हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/3 log ऑफ 7 माइनस 6x हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे और चेन रूल का इस्तेमाल करना ज़रूर पड़ेगा कुछ चीज़ों में। देखते हैं ई रेज टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पर आ गए हम लोग। देखिए ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स, लेकिन वहाँ पर होना चाहिए एक्स, हमारे पास एक्स तो नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए x जब नहीं है तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को x पकड़ लो। एक्स स्क्वायर को जैसे ही आप x पकड़ोगे, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू एक्स होता है, तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर का भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ 3/2 तो कांस्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट है, बाहर आ गया। डेरिवेटिव बनेगा log ऑफ समथिंग, तो log का जो डेरिवेटिव होता है वो ये रहा आपके सामने। log x का डेरिवेटिव 1/x है, लेकिन यहाँ पे log x नहीं है तो किसी चीज़ को x पकड़ना पड़ेगा। चेन रूल अभी हम लोग बहुत ही इसमें स्मार्ट हो गए, हमें अभी समझ में आ गया कि चेन रूल क्या है। तो यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा 4x, और फिर आएगा डेरिवेटिव जिस चीज़ को आपने x पकड़ा हुआ है 5 माइनस 4x को। यहाँ पर भी 1/3 एज इट इज़ अ कोएफिशिएंट बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है लॉग सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा, और आई गेस अभी आपको धीरे धीरे फॉर्मूलाज दिखाना मैं बंद कर दूंगा, बिकॉज नाउ यू हैव टू बाय हार्ट दोज फॉर्मूलाज। पहले कुछ लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूलेज दिखा दिए आपको, धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूलाज की आदत बंद करेंगे और बाय हार्टिंग की आदत शुरुआत करेंगे अभी। ठीक है, विल ट्राई टू बाय हार्ट ऑल दी फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स। सो ये dy बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया ई रेज टू एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तो सभी को पता है एक्स रेज टू एन फॉर्मूला लगेगा, तो ये 2x बन जाएगा, प्लस ये बनेगा 3/2, ये बनेगा 1/5 माइनस 4x। डेरिवेटिव ऑफ 5 तो 0 बनेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, माइनस 4x का डेरिवेटिव -4 होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, -4 कोएफिशिएंट बाहर आ गया। सो ये 1/3 यहाँ पर आएगा, 1/7 माइनस 6x, और डेरिवेटिव इसका हो जाएगा माइनस का 6। अगर आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 3 और ये 6 कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड द फाइनल आंसर दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इज dy by dx इक्वल्स टू 2x e raised to x square प्लस दिस विल नॉट बी प्लस, एक्चुअली ये माइनस होगा, 3 2 6 अपॉन 5 माइनस 4x, फिर ये हो जाएगा +2 अपॉन 7 माइनस 6x। सो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर इस केस में। और देखिए काफ़ी सिंपल था ये सम सॉल्व करना, अगर आप इस तरीके से जो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है वैसे अगर सॉल्व करोगे तो। और ये आपका फाइनल आंसर होगा वैसे। और प्रीवियस, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस जो सम हम लोग का था वो भी आप इस मेथड से ट्राई कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि अभी हम लोग धीरे धीरे ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा मिनिमम यूटिलाइज करेंगे अभी, इसको फॉर्मूला जो टेबल है हमारा, क्योंकि अभी नाउ यू शुड स्टार्ट बाय हार्टिंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, अभी धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा बाय हार्ट करना शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, और लॉग की जो प्रॉपर्टीज मैंने आपसे शेयर की है, जो आपने देखी थी, उनको स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए क्योंकि वो बहुत ही काम आने वाले हैं आपको आगे। So the next question is this in front of you, question number 4 from exercise 1.1. A table of values of f, g, f dash and g dash is given, and there will be certain sub questions which are based on this entire table. But before we move ahead, let me just टेल यू हाउ टू रीड दिस टेबल। बच्चों आपको ना पहले तो ये सीखना है कि इस टेबल को रीड कैसे किया जाता है, इस टेबल का मीनिंग क्या है वो समझना जरूरी है। आगे क्वेश्चन लेके और क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा उसमें मजा नहीं आएगा आपको जब तक आप ये टेबल को रीड करना नहीं सीखोगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये टेबल कैसे पढ़ा जाता है, इस टेबल का मीनिंग क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको थोड़ा सा रो वाइज रीड करते हैं। ठीक है, पहले रो में x के नीचे लिखा हुआ है 2, f ऑफ x के नीचे लिखा है 1, g ऑफ x के नीचे लिखा है 6, f डैश ऑफ x के नीचे लिखा है -3, और g डैश ऑफ x के नीचे लिखा हुआ है 4। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे
तो फंक्शन जो होगा, फंक्शन की वैल्यू 1 बन जाएगी। जब x की वैल्यू 2 है तब फंक्शन की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 2 है तब g ऑफ x की वैल्यू 6 है। जब x की वैल्यू 2 है तब f डैश ऑफ x यानी कि f प्राइम ऑफ x या फिर डेरिवेटिव की वैल्यू -3 है, f के डेरिवेटिव की। और जब x की वैल्यू 2 है तब g डैश के मतलब g के जो डेरिवेटिव है, g का डेरिवेटिव हो जाएगा 4। देखिए x का जब वैल्यू आप 2 रखोगे तो आपका जो फंक्शन है वो आपको आंसर क्या देगा, फंक्शन आपको आंसर देगा 1। जब x का वैल्यू 2 होगा तब आपके g ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, तो g ऑफ x का वैल्यू होगा 6। जब x का वैल्यू 2 होगा तब आपका फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना देगा, -3 आंसर देगा। और g का जो डेरिवेटिव होगा वो आपको आंसर 4 देगा। ये सारी जो चीजें हैं f ऑफ x, ये किसके लिए चल रहा है, दिस इज हैपनिंग व्हेन x वैल्यू इज 2। ठीक है, जब x का वैल्यू 2 होगा तो ये सारे वैल्यूज आपके फंक्शंस के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर वैल्यू ऑफ x। जब x का वैल्यू समझो 6 हो गया, अगर x का वैल्यू 6 हो जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू भी उसी प्रकार चेंज होगा, आपके g ऑफ x का वैल्यू भी उसी प्रकार चेंज होगा, आपके f डैश ऑफ x का वैल्यू भी वैसे ही चेंज होगा, और आपके g डैश ऑफ x का यानी कि g का जो है वो डेरिवेटिव भी उसी प्रकार चेंज होते जाएगा। तो इस तरह से आपको ये रीड करने आना चाहिए। चलिए इसके फटाफट इसकी वैल्यूज भी लिख देते हैं। देखिए जब x का वैल्यू 6 होगा तो फंक्शन कितना वैल्यू देगा आपको, फंक्शन आपको वैल्यू देगा 5। जब x का वैल्यू जब x का वैल्यू 6 होगा तब g आपको कितना आंसर देगा, g आपको आंसर देगा 2। एंड देन सिमिलरली दिस विल गिव यू -4 एंड दिस विल गिव यू 7। सो दिस इज हाउ यू रीड द टेबल। ठीक है, ये आपका रीड करने का एक तरीका होता है। ठीक है, नाउ देर इज अनदर थिंग टू राइट। आप f ऑफ x के जगह पे, ठीक है, मैं एक और चीज, इसी टेबल का एक दूसरा वर्जन बता देता हूं आपको, इसी टेबल का एक दूसरा वर्जन। आई कैन राइट दिस एज f ऑफ 2 ऑल्सो, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 1। आई कैन राइट दिस एज g ऑफ 2 इक्वल्स टू 6। आई कैन राइट दिस एज f dash of 2 equals to -3, and I can write it as g dash of 2 equals to 4। इन दोनों का मीनिंग सेम है। देखिए यहां पर मैंने x को ऊपर लिखते हुए बाकी सारी वैल्यूज को नीचे लिखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि x इक्वल टू जब 2 होगा तो ये सारी वैल्यूज मिलेगी। बच्चों इसका मतलब भी वही होता है, मैंने f ऑफ x नहीं लिखा इस बार, मैंने f ऑफ 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप x के जगह पे 2 डालोगे तब फंक्शन क्या आंसर देगा आपको, फंक्शन आपको 1 आंसर देगा। इसका मीनिंग क्या होता है g ऑफ 2 का, कि आप जब g ऑफ x में x के जगह पे जब 2 रखोगे तो g ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो 2 पे कितना होगा, -3 होगा। g का जो डेरिवेटिव होगा वो 2 पे कितना होगा, 4 होगा। तो दीज आर नथिंग बट द सेम थिंग, एंड ऑल्सो द सेम थिंग कैन बी रिटन इन दिस केस ऑल्सो। यू कैन राइट इट एज f ऑफ 6, you can write it as g of 6, you can write it as f dash of 6, and also you can write this as g dash of 6। it has the same meaning। यहाँ पर x को ऊपर स्पेसिफाई करते हुए बाकी सारी चीजें नीचे लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पर उसी 6 को मैंने यहाँ पे यूज किया तो f ऑफ 6 हो गया ये। यानी कि जब x का वैल्यू 6 होगा तब फंक्शन का आंसर 5 होगा, जब x का वैल्यू 6 होगा तब g का वैल्यू 2 होगा, जब x का वैल्यू 6 होगा तो f डैश ऑफ x का वैल्यू -4 होगा, और g डैश ऑफ x का वैल्यू जब x का वैल्यू 6 हो जाएगा तो ये वैल्यू 7 बनेगा। तो दीज आर द इक्विवेलेंस ऑफ राइटिंग इट। तो अगर आपको ये रीड करना टेबल और ये जो मैंने लिखा हुआ ये अगर समझ में आ गया तो आपको अगला जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा ईजी होगा आपके लिए। Okay, so now before we start, there is one more important thing that I'm discussing with you। देखिए अगर आपके पास एक फंक्शन है f of x और उसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको पता है f प्राइम ऑफ x मिलता है, यानी कि ये f डैश ऑफ x कहो इसे या f प्राइम ऑफ x कहो, ये मिलता है। लेकिन मान लो अगर मैंने आपके सामने दिया हुआ है f of 2x और मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो। अब ये तो हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, हमें पता है f का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x होता है, g का डेरिवेटिव g प्राइम ऑफ x होता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि f ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आपने चेन रूल तो पढ़ा हुआ है, जी हाँ सर चेन रूल पढ़ा हुआ है, तो चेन रूल यहाँ पर अप्लाई कर दो। देखो f ऑफ 2x का डेरिवेटिव पता है क्या हमें, जी नहीं सर, f ऑफ 2x का डेरिवेटिव नहीं पता है हमें, f ऑफ x पता है, हमें g ऑफ x पता है, हमें r ऑफ x भी पता है कि r ऑफ x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें r डैश ऑफ x मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको पता है। तो यहाँ पर अगर वही चेन रूल लगाएंगे तो आपको इस 2x को x पकड़ना होगा। किसे x पकड़ेंगे, 2x को। चलिए f का डेरिवेटिव अगर f प्राइम ऑफ x होगा तो f ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, f प्राइम ऑफ 2x होगा इनटू डेरिवेटिव जिसे x पकड़ा हुआ है। आपने किसको x पकड़ा हुआ है, आपने x पकड़ लिया 2x को, तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होगा,
2x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जब 2x का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा f प्राइम ऑफ 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2 होता है, तो आंसर यहाँ पर आपका ये आएगा 2 इंटू एफ डैश ऑफ 2x। ठीक है, तो ये बस मेरे को आपसे डिस्कस करना था बिकॉज दिस विल बी रिक्वायर्ड इन योर कमिंग पार्ट। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस। चलिए, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या पूछा गया और कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया हुआ है आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और आपसे पूछा हुआ है कि आर प्राइम ऑफ टू निकालिए। ओके, आर प्राइम ऑफ टू आपसे पूछा गया। ठीक है, नाउ आर ऑफ एक्स दिया हुआ है तो दोनों साइड आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि आर ऑफ एक्स दिया हुआ है और आर प्राइम ऑफ टू निकालना है। वेल आर प्राइम ऑफ टू भी छोड़ दो, आप अगर आर प्राइम ऑफ टू की जानकारी चाहिए तो सबसे पहले तो आपके पास आर प्राइम ऑफ एक्स होना चाहिए, क्योंकि जब आप आर प्राइम ऑफ एक्स में टू डालोगे तभी तो ना ये बनेगा आर प्राइम ऑफ टू। तो सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी, आर प्राइम ऑफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। कोई भी सम होने दो, अगर आपको आर प्राइम ऑफ टू पूछा हुआ है या फिर एफ प्राइम ऑफ टू पूछा हुआ है या फिर जी प्राइम ऑफ फोर पूछा हुआ है, जो भी प्राइम पूछेंगे पहले उसका एक्स निकालो। यानी कि आपको आर प्राइम ऑफ टू पूछा हुआ है तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, आर प्राइम ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करूंगा। चलिए दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालेंगे, तो पहला डेरिवेटिव यहां पर बनेगा आर प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है ना, आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आर प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है आर प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि आर डैश ऑफ एक्स भी कह सकते हो आप इसे। नाउ नेक्स्ट इज एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है सर, यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, हमें नहीं पता कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है। तो वही जो चेन रूल हमने आपको पढ़ाया है वो अप्लाई करते हैं यहाँ पर। चेन रूल क्या कहता है कि जो चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही है उसे एक्स पकड़ लो। यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहा है आपको, आपको जी ऑफ एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा, तो उसे एक्स पकड़ लो। तो एफ का अगर डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन सर क्या यहाँ पर खत्म होगा ये, जी नहीं, इनटू डेरिवेटिव जिसे एक्स कंसीडर किया हमने। किसे एक्स कंसीडर किया हमने, हमने कंसीडर किया है जी ऑफ एक्स को, है ना। तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यहीं पे डायरेक्टली लिख देते हैं, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा जी प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया जी प्राइम ऑफ एक्स। चलिए पूरा सम तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, लेकिन क्या हमें आर प्राइम ऑफ एक्स निकालना है, जी नहीं सर, हमें तो आर प्राइम ऑफ टू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जहां पर एक्स होगा वहां पर टू लिख दो। जहां पर x है LHS में भी और RHS में भी, सर RHS में यहां पर भी x दिख रहा है तो वहां पर भी 2 डाल दो। सर RHS में तो यहां पर भी x दिख रहा है, वहां पर भी क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। ठीक है, यहां तक तो बात बहुत क्लियर है सर। सर आपने टेबल पढ़ना भी हमें सिखा दिया है, चलिए फिर टेबल को पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। यहाँ पर देखिए आर प्राइम ऑफ टू हमें निकालना है, तो सबसे पहले एफ प्राइम को मैं वैसे ही लिखता हूँ। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, सर ब्रैकेट के अंदर लिखा है जी ऑफ टू। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है जी ऑफ टू। नाउ जी ऑफ टू तो ये रहा सर जी ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ टू का मतलब होता है जी ऑफ एक्स का आंसर जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सर ये जी ऑफ एक्स है, तो ये देखिए ये रहा 2 का टेबल, ये रहा जी ऑफ एक्स का टेबल, दोनों का इंटरसेक्शन कौन से पॉइंट पे होता है, 6 पे होता है। सर देखिए ये वाला 2 और ये वाला जी ऑफ एक्स दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर होता है, 6 पे होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए जी प्राइम ऑफ टू, सर जी प्राइम ऑफ टू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जी प्राइम ऑफ एक्स हमें पता है, ये रहा उसका कॉलम और ये रहा 2, तो ये रहा 2 का कॉलम, दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर होता है, दोनों का इंटरसेक्शन तो सर 4 पे होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, गलती से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, 6 इंटू 4 24, जी नहीं, पहले तो ये निकालना पड़ेगा एफ प्राइम ऑफ 6। चलिए बात करते हैं एफ प्राइम ऑफ 6। बच्चों एफ प्राइम ऑफ 6 तो नहीं पता, एफ प्राइम ऑफ एक्स का कॉलम पता है आपको, जी हाँ सर ये रहा एफ प्राइम ऑफ एक्स का कॉलम, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। उसी के साथ साथ 6 का कॉलम ये रहा आपके सामने। इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन से पॉइंट पे होता है, सर एफ प्राइम ऑफ एक्स यहाँ पर, 6 का यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पर -4 पे, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने -4 इंटू ये आ गया 4। तो सिंपल सी एक चीज निकल के आएगी, आर प्राइम ऑफ 2 इक्वल्स टू -16। इट्स वेरी सिंपल, आई होप दैट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। बहुत ही अलग तरीके के सम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन काफी मजा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए ये था आपका पहला सम जो इस टॉपिक पे बेस्ड था। अब उठाते हैं आपका अगला सम। Okay, so this is the third question that we are going to solve regarding the same. This table is the same and this is the third sub question which is asked based on this table. So it is given that s of x is equals to f of 9 minus f of x. Okay,
and they are asking you find s dash of 4. So they are asking you to find s dash of 4 equals to what? Now, as I have told you already that whenever they ask about something prime, I would consider it as s prime of x. I won't consider it as s prime of 4. Rather, I'll first find out what is s prime of x, and then I can proceed. So let's go ahead with this. To find s prime of x, what I can do is I can just differentiate it on both the sides. So s prime of x यहाँ पर आ जाएगा LHS में, और RHS में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो f ऑफ x का डेरिवेटिव सर आपने बताया कि f ऑफ x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x होता है, लेकिन f ऑफ 9 का तो पता नहीं है, तो इसे वैसे ही रखते f प्राइम ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव जिसको x कंसिडर किया आपने। देखिए कौन सी चीज स्टैंडर्ड में नहीं थी सर, ये वाली 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो 9 का डेरिवेटिव तो जीरो होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x होता है ना, 9 का डेरिवेटिव जीरो होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है सर, ये बनेगा, देखिए ये आपका पूरा आंसर अगर निकालना होगा तो मैं आपको यहाँ पर फाइनल आंसर लिख के देता हूँ। सो जो फाइनल आंसर होगा वो एफ प्राइम ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स यहाँ पर हो जाएगा इनटू माइनस ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी चीज हो जाएगी किसके लिए, एस डैश ऑफ एक्स के लिए। लेकिन क्या हमें एस प्राइम ऑफ एक्स निकालना है? जी नहीं सर, हमें तो एस प्राइम ऑफ 4 निकालना है। तो जहां पर एक्स होगा वहां पर क्या पुट किया जाएगा, जहां पर एक्स होगा वहां पर 4 पुट कर देंगे। तो एफ प्राइम ऑफ 9 minus, okay, this is 9, okay, don't confuse, it is not g but it is 9, so I'll just mention it again. So it is 9 minus f of, यहाँ पर x के जगह पे सर 4 लिखने बोला था आपने, तो यहाँ पे सब जगह पे 4 आएगा। सो आई राइट हियर अगेन माइनस एफ प्राइम ऑफ, यहाँ पर x के जगह पे 4 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस बिकम्स s प्राइम ऑफ 4 इक्वल्स टू f प्राइम ऑफ, दिस इज 9 माइनस एफ ऑफ 4। सर इट इज़ वेरी सिंपल, पहले तो हम लोग एफ ऑफ एक्स के पास जाएंगे, ये रहा वो कॉलम, फिर हम लोग x इक्वल्स टू 4 के पास जाएंगे, ये रहा वो रो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यानी कि 3 पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इसकी वैल्यू होगी 3 यहाँ पर। बहुत ही सिंपल था सर ये, इनटू माइनस एफ प्राइम ऑफ 4। वेल सर एफ प्राइम ऑफ 4 निकालना है तो पहले एफ प्राइम ऑफ एक्स के पास आ जाते हैं, यानी कि इस कॉलम के पास। फिर आपने 4 कहा है तो 4 वाली रो ये रही, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो 5 पे हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो माइनस साइन एज इट इज रखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चल रहा है ये। नेक्स्ट थिंग, सो दिस इज एस प्राइम ऑफ 4 इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ 9 माइनस 3। I hope this will be very simple. This will become 6 into this is minus 5 as it is. So f prime of 6. सर f prime of 6 के लिए सबसे पहले f prime of x के पास चले जाएंगे, यानी इस कॉलम के पास, फिर x के जगह पे 6 यानी कि ये वाला रो, और इन दोनों का इंटरसेक्शन सर यहाँ पर हो रहा है विच इज माइनस 4। सो आई कैन जस्ट राइट दिस एज s prime of 4 equals to minus 4 into this is minus 5। सो एस प्राइम ऑफ 4 का जो फाइनल आंसर होगा बच्चों, 5 4s are 20, so final answer would be 20 in this case. Look how simple and beautiful sums these are. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले ये सम्स हैं, देख लीजिए इसे। बाकी जो सम्स है आपके एक्सरसाइज में वो सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है, जो भी चेन रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंपोजिट फंक्शंस के जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए अब तक, बस उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बाकी सारे सम्स भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो सम्स भी खुद से ट्राई कीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर कोई भी लेंदी लगे आपको वीडियो तो टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन पे, आप वीडियो के उस पार्ट पे जंप हो सकते हो। एंड that was pretty much from my side for this lecture. coming lecture में हम लोग बाकी सारी चीज़ों की भी बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। सब हम लोगों ने पढ़े हैं, आप ज़रा घर पे वो प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।